हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें टारगेट क्या रहेगा? इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड माइटोसिस। ठीक है, तो मैं कुछ डिटेल आपको कुछ गाइड कर देता हूं कि हम लोग कैसे कोर्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है, आप क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है बेटा आपको कि टू द पॉइंट पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। तो हम लोग एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ेंगे और आप उनके साथ ही आप उसके अराउंड ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात बेटा, आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ने का मतलब या कम टाइम में पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है आपको रिवीजन की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले क्लास के साथ नोट्स बनाएं। दूसरा काम आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ेंगे और मैं लेक्चर के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा या टॉपिक बताऊंगा या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। आप उनको जरूर याद करेंगे कि देखो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट रहेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को मतलब प्रॉपरली कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग शॉर्ट में हैं और सब कुछ जल्दी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जब भी मैं किसी सेल को देखता हूं, चाहे अर्थ पर कोई भी सेल है, मान लो चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सब कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से डिराइव हुए। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि ऑल सेल्स जो हैं वो डिराइव हुए हैं किससे? डिराइव फ्रॉम सिंगल सेल, है ना, सिंगल सेल से डिराइव हुए। ये जो बात मैंने लिखी है, ये बात एक पॉइंट को फोकस करना चाह रही है, एक पॉइंट की तरफ बताना चाह रही है। वो ये कह रही है कि अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो लाइफ कहीं ना कहीं जाइगोट से डिराइव होके आई है। तो जाइगोट से डिराइव होके पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेरे पास बन गया है। मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी लाइफ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिराइव होकर आई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे समझ आएगा वो बेसिकली क्या है बेटा? वो बेसिकली है मेरे पास क्या? सेल डिवीजन। तो जो चैप्टर को रिलेट करेगा आपके, तो हम ये समझ रहे हैं बेटा, हम ये समझ रहे हैं कि सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन जो है वो सारे सेल्स में होता है। ठीक है, तो हम यहां पर दो चीज देखेंगे, हम यहां पर दो चीज देखेंगे कि कोई भी सेल है उसमें हमारे पास ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के बाद वो डिवाइड कर जाता है हमारे पास दो सेल्स में। वो डिवाइड कर जाता है ऐसे दो सेल्स में। तो किसी भी सेल की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां बात करेंगे। एक हम बात करेंगे ग्रोथ और एक हम बात करेंगे सेल डिवीजन। एक हम बात करेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है, ग्रोथ और सेल डिवीजन सारे सेल में होती है। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये ग्रोथ और डिवीजन जो है ये रैंडम होती है कि कोऑर्डिनेटेड इवेंट है? तो मुझे दिमाग में ये आएगा कि नहीं भाई, ये कोऑर्डिनेटेड है, ऐसा नहीं कि अपने आप होती रहेगी, रैंडम चलता रहेगा, नहीं। तो इसे कहूंगा मैं कोऑर्डिनेटेड है। नाउ कोऑर्डिनेटेड का मीनिंग ये हुआ कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, यही डेफिनेशन बनती है सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल क्या है? ऑल इवेंट्स, ध्यान से सुने बेटा, ऑल इवेंट्स विच अकर इन लाइफ साइकिल ऑफ सेल, या एक तरीके से सेल में होने वाले सारे इवेंट जो उसको मतलब डिवीजन इंक्लूड करता है, डीएनए डुप्लीकेशन करता है, ग्रोथ को इंक्लूड करता है, उन सब को आप सेल साइकिल में इंक्लूड करते हैं। तो मतलब आप ये कहते हैं कि सेल साइकिल एग्जैक्टली है क्या हमारे पास? वो सारे इवेंट जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप सारे पॉइंट्स बोलोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल साइकिल हमारे पास क्या है बेटा? इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स। तो सेल साइकिल को हमने लिखा कि सेल साइकिल क्या है? इज इवेंट्स, जिसमें बेसिकली क्या इंक्लूड कर रहा हूं मैं ग्रोथ इंक्लूड कर रहा हूं, मैं डीएनए रेप्लिकेशन इंक्लूड कर रहा हूं, और उसके साथ मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूं बेटा? इसके साथ मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूं? इसके साथ मैं इंक्लूड कर रहा हूं आपका सेल डिवीजन। तो इन सब इवेंट्स को मिलाकर मैं क्या नाम दे रहा हूं? सेल साइकिल दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल का मतलब एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट जिसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन।
तो इसमें क्या फीचर है, इसके फीचर क्या है? पहला फीचर बेटा, पहला फीचर ये कोऑर्डिनेटेड है। व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड? मतलब अंदर इसमें कुछ कंट्रोल है। तो जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो मैं कहूंगा ये दो तरीके का कंट्रोल है। एक जेनेटिक कंट्रोल है, समझ रहे हो, कोऑर्डिनेटेड है, और एक जेनेटिक कंट्रोल है। ठीक है, क्लियर, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है। तो हम यहां पर यह समझ पाएंगे व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब एक सीक्वेंस, पूरा सारे प्रोसेस का सीक्वेंस, जिसमें क्या क्या आएगा? ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। दूसरा हम ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेटेड मतलब किसके बाद क्या आएगा ये फिक्स है। दूसरा, ये किसके कंट्रोल में है? जेनेटिक कंट्रोल के, जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। अगर ये कंट्रोल खो जाता है तो मेन क्या होता है? इसमें कैंसर होता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं कि मेन कॉज ऑफ कैंसर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लॉस इन जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, लॉस इन जेनेटिक कंट्रोल। मैं सेकंड लिख दूं एनवायरमेंट, थर्ड लिख दूं चेंज इन फूड, ऐसे करके लिख दूं, और एक और मान लो कोई और पॉइंट लिख दूं। तो मेरे पास मेन रीजन कैंसर का क्या है? लॉस इन जेनेटिक कंट्रोल इन सेल साइकिल, जो मेरे पास क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है। तो ये हो गया मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। ठीक है, तो आपको सेल साइकिल में कोऑर्डिनेशन लॉस होना ही क्या है हमारे पास? क्या है बेटा? मेन कॉज है कैंसर का। अब हम आगे जाएंगे, आगे जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं बेटा कि बेसिकली सेल साइकिल है क्या। ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने ये बोला कि ठीक है, सेल साइकिल के हमने एक बेसिक पॉइंट पे बात कर ली। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, सब कुछ है। मैंने क्या किया बेटा, सेल की लाइफ में, सेल की जो भी लाइफ थी उसमें होने वाले चेंजेस को, जो भी चेंजेस हुए हैं उनको नाम दिया है, नेम दिया, नेम ऑफ फेजेस गिवन किया, उसको फेजेस का नाम दे दिया। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि फेजेस वगैरह कुछ नहीं होता। हमने क्या है, सेल के अंदर होने वाले कुछ बदलाव को, कुछ चेंजेस को किसका नाम दे दिया? फेजेस का नाम दे दिया। ये चीज समझ आ रही है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, हम यंग एज, एडल्ट एज ऐसे नाम देते हैं, ऐसी बदलाव को मैंने किसका नाम दे दिया? फेजेस का नाम दे दिया। अब ये फेजेस कौन से हैं, है ना? सेल साइकिल, सेल की लाइफ में होने वाले बदलाव को मैंने फेजेस का नाम दे दिया। अब ये फेजेस कौन से हैं, ये किस तरह के फेजेस हैं, इनकी बात हमें करनी है ना? क्या कह रहे हैं? कौन से फेजेस हैं, इसको हमने समझना, ये कौन से फेजेस हैं। तो हमने कहा कि अगर मैं सेल साइकिल में देखता हूं तो मुझे दो इंपॉर्टेंट फेज दिखते हैं। एक जिसमें ग्रोथ होती है, सॉरी, एक जिसमें सेल डिवाइड करता है, और दूसरा जिसमें सेल क्या करता है? हमारा डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो मैंने कहा भाई पहले तो मुझे दो इंपॉर्टेंट फेज दिखती हैं, दो इंपॉर्टेंट फेज दिखती हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दिखा रहा हूं मैं आपको, उसमें से एक फेज वो जिसमें, जिसको मैं एम फेज कहता हूं। एम फेज क्या है बेटा? इसमें सेल की डिवीजन हो रही है। सेल की क्या हो रही है? डिवीजन। दैट इज नोन एज एम फेज। अनदर फेज इज नोन एज एस फेज। एस फेज वो है जिसमें क्या हो रही है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। तो ये सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फेज है, सेल डिवाइड होना और क्या होना बेटा? डीएनए का डबल होना। ये दो इंपॉर्टेंट फेज हो गए। ये क्या हो गए? दो इंपॉर्टेंट फेज हो गए। अब सुनो मेरी बात, एम फेज, एस फेज, हमने कहा ठीक है, सेल अभी डिवाइड हुआ, डिवाइड होने से डीएनए रेप्लिकेशन करने के बीच में जो उसने समय लिया, मतलब मान लो उसने ग्रोथ करी, है ना? सेल डिवाइड किया है ऐसे, ये सेल डिवाइड करके दो सेल बन गए, इन्होंने दोबारा ग्रोथ करी, और जो समय लिया उसे हम नाम देते हैं जीवन या गैप वन। इसको हम क्या नाम देते हैं? गैप वन या जीवन। नाउ व्हाट इज गैप वन और जीवन? तो हम ये बोलेंगे कि जीवन फेज क्या है, ध्यान से सुनो, जीवन फेज क्या है हमारे पास? जीवन फेज क्या है? गैप वन है। किसके बीच का गैप? सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं? जीवन बोल रहे हैं। व्हाट इज जीवन? गैप बिटवीन, गैप बिटवीन किसके बीच में? सेल डिवीजन एंड
डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच के गैप को मैंने क्या नाम दिया है? जीवन नाम दिया है। क्या नाम दे दिया? जीवन नाम दे दिया। अब आ जाओ जरा आगे, उसको क्या नाम दे दिया हमने? जीवन नाम दे दिया। नाउ दिस इज G2, दिस इज G2 फेज, जिसको मैंने नाम दिया है गैप सेकंड, जिसको मैंने नाम दे दिया है गैप सेकंड। ये गैप सेकंड है। ये किसके बीच का फेज है? बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। ये इसके बीच का गैप है। आप सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैंने क्या पढ़ा है। मैंने कहा सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा उसमें दो जरूरी फेज हैं, टू इंपॉर्टेंट फेज। एक जिसमें सेल डिवाइड करता है, दूसरा फेज जिसमें डीएनए डबल होता है। ये बात बोल दी। तीसरा मैंने ये बोला कि ठीक है, अगर आपको ये फेज समझ आ गए तो मैंने कहा भाई एक बात ये समझ लो, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में एक जो गैप लिया उसने, उस गैप में ग्रोथ करी, उसे हम जीवन कहते हैं। फिर इसमें और इसके बीच में जो उसने गैप लिया उसे हम G2 कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 4 फेजेस हो गए। क्लियर? 4 फेजेस हो गए किसके? सेल साइकिल के। पर मेन फेजेस 2 थे, इन दोनों को मैं गैप कहता हूं, गैप 1 गैप 2। ठीक है? अब फेजेस का मतलब चेंजेस। फेजेस का क्या मतलब है बेटा? चेंजेस। तो हम जरा एक काम करते हैं, इन चेंजेस के बारे में जानेंगे, कौन से चेंजेस होते हैं सेल साइकिल में, कौन से बदलाव होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो टॉपिक मुझे पहले सीखना है, सबसे पहले मुझे क्या सीखना है? देखो सेल साइकिल में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। सेल साइकिल में इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये कहेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि कौन कौन से फेज में कितना समय लगता है ना। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वो ये कहेगा कि किस किस फेज में कितना समय लगता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला आ सकता है मेरे पास टाइम पर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बदलाव पे, चेंजेस पे, कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है प्लॉइडी एंड अमाउंट पे, प्लॉइडी और अमाउंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक फटाफट से कवर करेंगे। सेल साइकिल की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फेजेस में। तो फेजेस में मैं ये 3 चीजें कवर करने वाला हूं। पहला टाइम, दूसरा चेंजेस, तीसरा प्लॉइडी एंड अमाउंट, है ना। ये चीज मैं कवर करने वाला हूं। क्लियर हो गई बात? चलो सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं टाइम की बात करता हूं, तो ध्यान दो। अगर मैं आपसे कहूं बेटा टाइम बताओ मुझे फेजेस का, तो मैं बात कर रहा हूं टाइम फॉर डिफरेंट फेजेस। अलग अलग फेजेस के लिए मुझे टाइम बताओ। मैं यहां पर आपको एक चीज कह रहा हूं, पहले समझो। ये जो फेजेस हैं सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए होते। तो एक क्वेश्चन ये आया था नीट में, उसने पूछा था कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है बैक्टीरिया में? एस फेज में। देखो क्वेश्चन ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन, देखो क्वेश्चन क्या था नीट में, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर इन किस फेज में होती है? ऑप्शन था एस फेज और दूसरा था बेटा प्रायर टू फिजन। अब आपको यह समझना है, यहां पर यह समझना है कि बैक्टीरिया में एस फेज नहीं होता। ये एस फेज वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ यूकैरियोट के लिए। तो आंसर उसमें प्रायर टू फिजन था, बाकी ऑप्शन भी थे पर ये एक था आंसर। इसका मतलब फेजेस किसके लिए है? ये यूकैरियोटिक सेल के लिए। ये बात समझ में आ गई सबको? ये किसके लिए है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है उनका टाइम डिफरेंट होता है, अलग टाइम होता है। हमने क्या किया, एनिमल सेल कल्चर में लिया। ये कल्चर है मेरे पास, कल्चर समझ में आता है, आर्टिफिशियल मीडियम। उसमें मैंने एनिमल सेल ले लिया। मान लो मैंने क्या ले लिया, ये एनिमल सेल ले लिया। ठीक है? ये एनिमल सेल मैंने किस में ले लिया? कल्चर में ले लिया। जब मैंने एनिमल सेल कल्चर में ले लिया, ध्यान से सुनना, जब मैंने एनिमल सेल कल्चर में ले लिया तो मुझे पता चला कि ये कितने टाइम में डिवाइड करता है। मुझे पता चला ये डिवाइड करता है 24 घंटे में। ठीक है? इसका मतलब इसकी साइकिल कितने टाइम की है? 24 घंटे की है। ऐसे ही मैंने देखा ईस्ट सेल, वो डिवाइड करता है 90 मिनट में।
तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 24 घंटे के 24 आवर के अकॉर्डिंग टाइम बता देते हैं आपको। अगर क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज भी आ सकती है, टाइम भी आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, इनका टाइम देख लेते हैं। तो 24 आवर के अकॉर्डिंग मेरे पास जो एम फेज है, एम फेज है वो है बेटा मेरे पास 1 आवर का, 24 में से आउट ऑफ 24। एंड दिस G1 फेज इज हमारे पास 8 to 12 आवर। दिस S फेज इज 6 to 8 आवर एंड G2 फेज इज बेटा हमारे पास 3 to 4 आवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइकिल में लार्जेस्ट फेज कौन सा है, सेल साइकिल में अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले टाइम के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, G1 में, फिर लगता है S में, फिर लगता है G2 में और फिर लगता है M में। इन तीनों को मिला के हम इंटरफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेज, जो टोटल टाइम का लगभग 95% समय ले रहा है। आप देख रहे हो, ये टाइम है बेटा हमारे पास G1 8 to 12 आवर, सबसे ज्यादा समय। ये प्रोवाइडेड इसके लिए बना रहे हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग अलग बनेगा, ईस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है टाइम, टाइम सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, G1 में, क्लियर, फिर S में, फिर G2 में, फिर M में। ये चीज समझ आ रहा है। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा सबसे ज्यादा, और सबसे कम टाइम किसमें लगता है, M फेज में। M फेज में एक सबसे कम समय लगेगा, ठीक हो गई बात। तो पहला टॉपिक हमने बात कर ली टाइम। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देख लो बेटा, दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस पे, कि कौन कौन से चेंजेस किस फेजेस में होते हैं। चेंजेस का मतलब फेजेस में होने वाले बदलाव, अलग अलग फेजेस में अलग अलग चेंज होते हैं, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेजेस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, G1 फेज की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो G1 फेज में सेल जस्ट डिवाइड करके अभी बना है, डिवाइड करके ऐसे 2 सेल बने हैं। ये कब बना है, आफ्टर M। आफ्टर M फेज मेरे पास मान लो 2 डॉटर सेल बने जिनके ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास ग्रोथ होगी किसमें, G1 में। G1 में क्या होगी, ग्रोथ, है ना। G1 में ग्रोथ होनी जरूरी है ना, ठीक है। तो ग्रोथ होगी G1 में। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ, ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सोच के बताना। ग्रोथ के लिए मुझे एक तो चाहिए खाना, फूड, तो जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हो गई। उसके अलावा मुझे एंजाइम चाहिए जो उस चीज को यूज कर सके। एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो आप जरा ये सोचो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कौन से फेज में होगी, तो मैं आपको कहूंगा भाई G1 में होगी। G2 में भी होती है, क्लियर, G1 और G2 दोनों में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि दोनों में प्रोटीन बनानी पड़ती है, ठीक है। अब देखो G1 में जो है बेटा सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ में टाइम लगता है, ठीक है, ग्रोथ में क्या लगता है, टाइम लगता है। दूसरी चीज आपको यह समझ आनी चाहिए बेटा कि G1 फेज में मान लो सेल का जो डीएनए है, अगर इस डीएनए में कोई डैमेज है, डैमेज समझ में आता है आपको, किसी तरीके की कोई डैमेज है, इस डैमेज डीएनए के साथ वो एस में एंटर नहीं करता। इसका मतलब अगर डीएनए में किसी तरीके की कोई डैमेज है, उसका रिपेयर कहां होगा, डीएनए का डैमेज रिपेयर G1 में होगा। तो डीएनए का डैमेज रिपेयर हमारे पास किसमें होगा, अकर इन G1। तो G1 फेज में डीएनए डैमेज रिपेयर हो सकता है। यहां तक समझ लो बेटा इस बात को। ग्रोथ किसमें हो रही है, फूड चाहिए एक्सटर्नल और एंजाइम चाहिए। फूड हमने देख लिया, ठीक है, एंजाइम हम देख रहे हैं। तो एंजाइम में हमने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनो, एंजाइम में हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई एंजाइम प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि भाई डीएनए डैमेज रिपेयर G1 में कर लो, क्योंकि डैमेज डीएनए की कॉपी नहीं बना सकते, उससे म्यूटेशन हो जाएगी। इसे ही कहते हैं ना, कैंसर होने का मेन रीजन यही है। G1 में जो डीएनए डैमेज हुआ उसकी अगर रिपेयर ना हो पाए किसमें, G1 में, तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो जीवन आपको ग्रोथ याद रखना है ना, ग्रोथ इन याद रखना है यहाँ पे जीवन में। एस में क्या चेंज होगा? नाउ व्हाट चेंज अकर इन एस फेज? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है बेटा। डीएनए की क्या होती है? रेप्लिकेशन, कॉपी बनती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर। और क्या चेंज हो रहा है एस फेज में? सोचो, एनी अदर चेंज इन एस फेज? सोचो इस बात को बेटा, एनी अदर चेंज इन एस फेज सोचना है हमने। ये सोचो, एनी अदर चेंज इन एस फेज। ध्यान से सुनना बच्चे, देखो एनसीईआरटी कहती है मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो डीएनए डबल हुआ है न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, देखो इसे कहते हैं सेंट्रियोल। और ऐसा अगर दो लगे हो परपेंडिकुलर तो इसे कहते हैं सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम की दो कॉपी, मतलब एक कॉपी और साइटोप्लाज्म में बन जाती है ऐसे एस फेज में। किसमें बन गई? एस फेज में। देख लो आप ध्यान से, तो एस फेज में क्या हुआ है? सेंट्रोजोम की कॉपी बनी है, तो वो साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी लिखती है इन साइटोप्लाज्म क्या हुआ है? सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम डबल हुआ। सेंट्रियोल क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, क्लियर? ये किस में हो गया हमारे पास? एस फेज में। ठीक है बेटा, ये किस में हो गया हमारे पास? एस फेज में। ठीक, क्लियर? उसके अलावा एक प्रोटीन होती है हिस्टोन्स, उनको भी हम एस फेज में बनाते हैं। और कौन सी प्रोटीन आप बनाते हो एस फेज में? हिस्टोन। हिस्टोन की सिंथेसिस आप एस फेज में करते हो, है ना। हिस्टोन की सिंथेसिस आप किस में करते हो? एस फेज में करते हो। क्लियर हो गई बात? अब आओ जरा G2 को लेके। G2 किसके बीच का गैप है बेटा? S और M के बीच का गैप। किसके बीच का? S एंड M का। एनसीईआरटी कहती है तैयारी कर रहे हैं सेल डिवीजन की, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन बनानी पड़ेगी। प्रिपरेशन, तो मुझे क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन बनाते हैं। कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन फॉर्म होती है कौन सी? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर। समझ लो, तो गैप बिटवीन एस और एम G2 है, इसमें तैयारी होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, तो ये चेंजेस हो गए जिनको मैं यहां समराइज कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, तो जीवन में मैंने क्या लिखा? ग्रोथ। ग्रोथ के साथ आप क्या रखो याद? एंजाइम। एंजाइम के साथ क्या याद रखो? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये चीज याद रख लो। इसके अलावा क्या होगा? और जीवन में क्या हो सकता है भाई? जीवन में और कुछ हो सकता है? हो सकता है, देख लेते हैं जीवन में और क्या हो सकता है। तो ग्रोथ हो गई, एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। उसके अलावा मैंने कहा कि भाई डीएनए डैमेज रिपेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, डीएनए डैमेज रिपेयर कहां होता है? हम लिखेंगे जीवन फेज में। एस फेज में क्या बदलाव हो रहे हैं? हमने कहा डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर? न्यूक्लियस में। कहां हो रही है? न्यूक्लियस में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है न्यूक्लियस में। उसके बाद क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो गई, और क्या कर सकते हैं? सोचो, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में कर दी, और कुछ कर सकते हैं? हां, हम क्या कर सकते हैं? हिस्टोन बना सकते हैं, हिस्टोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सेंट्रियोल डबल कर सकते हैं, इसको भी डबल कर लो। ठीक है, G2 फेज में व्हाट इज इन G2? G2 फेज में क्या कर रहे हैं भाई? G2 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, गैप है। गैप बिटवीन किसका? S और M का। इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। कौन सी प्रोटीन? स्पिंडल फाइबर के लिए कौन सी होती है? ट्यूबुलिन, जो क्या देगी? स्पिंडल, फॉर स्पिंडल। वो प्रोटीन बना लेते हैं, स्पिंडल M में बनाएंगे। स्पिंडल यहां बनेंगे M में। ठीक है, और M फेज में क्या कर रहे हैं बेटा? ये डिटेल पढ़ना है हमने। यहां हम सेल को डिवीजन कर रहे हैं। ये चेंजेस हो गए जो आपको मिनिमम याद होने चाहिए। टाइम देख लो, टाइम अगर याद करना चाहो साथ के साथ करो, है ना। जैसे इसका मैंने कितना लिखा था? अगर 24 आवर की सेल साइकिल है तो इसको टाइम कितना दिया हमने? जीवन को टाइम दिया 8 से 12। आप देख रहे हो टाइम वेरिएबल है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। 6 to 8 इसको दिया, 3 to 4 आवर इसको दिया, 1 आवर इसको दिया।
ठीक है, G1 S और G2 इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं बेटा? इंटरफेज। इंटरफेज नाम देते हैं, है ना? क्या नाम दे रहे हैं? इंटरफेज नाम दे रहे हैं। हो जाएगा, इंटरफेज नाम दे रहे हैं। और ये 95% टोटल टाइम का होता है, 95% ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम का 95% टाइम ये लेता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा, यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं यहां पर एक और फेज जिसे हम बात करेंगे। देखो ये तो हमने समझ लिया, अब हम जरा बात करते हैं बेटा, एक फेज होता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज का क्या मतलब है? जी नॉट फेज जिसको हम कई बार क्वीसेंट फेज कह देते हैं, 2 बार क्वेश्चन आया नीट में पास्ट ईयर में, जी नॉट क्वीसेंट फेज कह देते हैं। ध्यान से सुनना, आपको ये समझना है। देखो ध्यान से देखना, मैं जो बताऊंगा। एक ये सेल है, ये सेल था, ये इसने डिवाइड करके ये 2 सेल बना दिए। अब ये जो 2 सेल हैं ये G1 फेज के हैं, इनकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद सेल क्या कर सकता है? ऑप्शन देखो क्या होगा। ग्रोथ होने के बाद वो एक तो एंटर कर सकता है एस में, सोचो जरा, ताकि डिवीजन कर सके, है ना? जीवन करने के बाद एक ऑप्शन क्या है उसका कि भाई एस में आ जाऊं मैं, एक ऑप्शन तो ये है। ठीक है, और ये G2 है मान लो। ठीक है, एक ऑप्शन तो है कि एस में आ जाए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सिंपल यहां पर बेटा, सिंपल यहां लिख रहा हूं कि किस में एंटर कर जाए? एंटर कर जाए किस में? एस में। एंटर इनटू एस, एक तो इसमें आ गया, दूसरा किस में आ गया? एक तो एस में आ गया, ध्यान से सुनना। दूसरा किस में आ गया बेटा? एक तो एस में आ गया, दूसरा क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए। तीसरा ऑप्शन है कि वो जी नॉट फेज में आ जाए। अब ये जी नॉट फेज क्या है? ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आया था एस एम से आता है, G1 से आता है, G1 से आता है, मतलब जी नॉट में कहां से आता है? G1 से। तो हम ये लिखते हैं कि सेल फ्रॉम G1, सेल फ्रॉम G1 एंटर इनटू, क्या करेगा? एक तरीके से एग्जिट करेगा सेल साइकिल को। एग्जिट का मतलब कि अब वो डिवाइड नहीं कर रहा। एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से बाहर निकल गया और कहां एंटर किया? एंटर इनटू जी नॉट फेज। अब जी नॉट फेज क्या है? ध्यान से सुनो। जी नॉट फेज में मैं आपसे पूछूं सेल लिविंग है, आपसे पूछूं सेल लिविंग है, आप कहोगे यस। मैं कहूंगा सेल ग्रो कर रहा है, आप कहोगे नो। फिर मैं पूछूं भाई सेल लिविंग भी है, सेल ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे बेटा सेल जो है एक तरीके से लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। लिविंग का मतलब ये हो गया। और बट क्या है बेटा? बट क्या है? सेल ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट सेल क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, सेल लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। सेल में क्या हो रही है? हमारे पास ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लिविंग है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, नहीं गलत बोल दिया, ग्रोथ नहीं हो रही बेटा। देखो सेल लिविंग है, सेल में ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ के लिए वर्ड यूज किया नॉट प्रोलीफरेट। क्या नहीं करेगा? प्रोलीफरेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहला एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, एंटर इनटू जी नॉट और क्वीसेंट फेज। वो ये होता है कि सेल चुपचाप बैठा रहता है, डिवाइड भी नहीं करता, खाली रुक जाता है, लिविंग है पर, है ना, रुक जाता है, ग्रो भी नहीं करता। तो इसका मतलब एक तरीके से कौन से फेज में आ गया? क्वीसेंट फेज में आ गया। कौन से फेज में आ गया? क्वीसेंट फेज में। कौन सा फेज है बेटा? क्वीसेंट। हाँ, ये चीज समझ आ गई? क्लियर? ठीक है, क्लियर। ये किस में आ गया? क्वीसेंट फेज में आ गया। यहां तक समझ आ गई? क्वीसेंट फेज में। तो क्वीसेंट फेज क्या है? क्वीसेंट फेज क्या है हमारे पास? ये वो फेज है जिसमें वो अब डिवाइड नहीं कर रहा, ना ग्रो कर रहा है, पर लिविंग है। ठीक है, क्लियर? ये चीज हमने समझ ली। अब हम क्या बात कर सकते हैं बेटा? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं प्लॉइडी और अमाउंट पे बात करता हूं। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको माइटोसिस के लिए रेडी करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए। देखो, दिस इज डीएनए, डीएनए एक थ्रेड है,
डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो आपको अगर ये याद हो, आपने 12th में पढ़ा हुआ है ये बात, 12th के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, कि जो डीएनए की लेंथ है वो 2.2 मीटर है। उतने बड़े डीएनए को मुझे सेल में रखना पड़ता है जिसका न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ मीटर का है, मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो डीएनए को हमेशा कंडेंस फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। अब कंडेंस फॉर्म दो तरीके की है, एक क्रोमैटिन और एक ज्यादा कंडेंस है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। समझो ध्यान से। तो मुझे डीएनए की फॉर्म में नहीं मिलता, डीएनए ऐसे ओपन, मुझे किसकी फॉर्म में मिलता है? या तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। ये लेस कंडेंस है और ये वाली मेरे पास क्या है बेटा? क्रोमोसोम मोर कंडेंस है। तो पहले क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फर्क समझ लो। क्रोमैटिन कम कंडेंस है, क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस है। अब जब हम कोई सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं, जब हम कोई सेल साइकिल बेटा ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो हमें कुछ बेसिक बातें समझनी है। यहां पे बेसिक पॉइंट यहां पर ये समझने हैं कि मेरे पास ये जो एम फेज है, सिर्फ इसमें मुझे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। मुझे क्रोमोसोम जो हैं वो सिर्फ एम फेज में दिखते हैं। बाकी मेरे पास जितने भी फेज हैं, G1, S और G2, इसमें डीएनए मेरे पास किस फॉर्म में दिखता है? इसकी फॉर्म में, जिसे मैं क्रोमैटिन कहता हूं। जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? क्रोमैटिन। ये पहला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए, पॉइंट लिख रहा हूं, डीएनए हमारे पास विजिबल, सॉरी, हमारे पास क्या होगा? क्रोमैटिन। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्या है? हम यहां पर पॉइंट लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है? पॉइंट ये है, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट ये है यहां पर कि डीएनए जो है, डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्या? क्रोमैटिन। किसके अंदर? किस फेज के अंदर? G1, S और G2। ठीक है, डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है G1, S और G2 में। ठीक है, डीएनए मेरे पास, क्रोमोसोम किस फेज में दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा किस फेज में? एम फेज में। अब हम क्या देखेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, इस क्रोमैटिन के अमाउंट को 2C लिख रहा हूं डिप्लॉयड सेल में। किसी डिप्लॉयड सेल में इस क्रोमैटिन के अमाउंट को 2C लिखता हूं। इसको मैं लिखता हूं ये 2C के बराबर है। तो एस फेज में क्या होता है, ये अमाउंट डबल हो रहा होता है और इसमें डबल हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2C इस पॉइंट पर, क्योंकि ये अमाउंट 2C है क्रोमैटिन का। तो यहां पर ये अमाउंट बढ़ के क्या हो गया? 4C। देख पा रहे हो? और ये अमाउंट यहां पर अभी 4C ही है बेटा, डबल हो गया। देख रहे हो, क्रोमैटिन डबल हो रहा है यहां तो, और ये डबल हो चुका है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्रोमोसोम सिर्फ एम फेज में दिखता है, क्रोमैटिन मुझे G1, S और G2 में दिखता है। G1 के क्रोमैटिन को मैंने नाम दिया क्या? G1 के क्रोमैटिन को मैंने नाम दिया बेटा क्या? 2C का अमाउंट बोला, दिस इज 2C। तो यहां पर देख रहे हो G1 फेज खत्म हो रहा है, 2C है। S फेज में डीएनए डबल हो रहा है, कितना हो जाएगा? 2C से 4C। नाउ दिस 4C यहां तक 4C ही रहेगा, यहां तक क्या रहेगा? 4C, है ना? तो यहां डीएनए हमारे पास 4C है, और ये 4C डिवाइड करके दो सेल बनाएगा जिसके अंदर क्रोमैटिन 2C और 2C होगा। तो इसका मतलब आपको यहां पर यह समझ आई कि हमारे पास G1 फेज में अमाउंट कितना है, याद करना है बेटा आपको, 2C। S में 2C से अमाउंट 4C जा रहा है, G2 में 4C है, M में हमारे पास 4C से 2C जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज हैव अमाउंट 2C इन डिप्लॉयड सेल, आप क्या मार्क करोगे? G1। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज हैव अमाउंट 4C, आप क्या मार्क करोगे? G2। आ गई समझ? क्लियर? तो ये अमाउंट वाली बात हो गई। अब कहानी यहां तक नहीं है बेटा, अमाउंट को प्लॉइडी से कैसे रिलेट करेंगे, ये स्पेशल बात है। अमाउंट को प्लॉइडी से कैसे रिलेट करना है, ये स्पेशल बात है। ये वाली बात जरा स्पेशल है, कैसे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं बेटा, एक इस तरीके से सेल साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, ये फेजेस है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फेजेस है। ध्यान से सुनेंगे, ये मेरे पास फेजेस है। दिस इज एम, दिस इज G1 S और G2। मैंने आपको समझाया कि रियल में क्रोमोसोम एम फेज में दिखेगा। ठीक है, G1 और इसमें तो मेरे पास क्या दिखता है, क्रोमेटिन दिखता है, और इस क्रोमेटिन का अमाउंट 2C है। ये 2C से 4C हो रहा है, और यहां अमाउंट क्या है, 4C। ठीक है, ये अमाउंट था। ठीक, अमाउंट। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट ये है, दिखेगा तो क्रोमेटिन। मैंने बोला बार बार इस बात को कि G1 फेज में क्या विजिबल है, क्रोमेटिन विजिबल है, क्रोमोसोम नहीं दिखता। अगर बनाएं तो, इफ वी ड्रॉ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम ड्रॉ करें, है ना, देख लो इस चीज को, इफ वी ड्रॉ क्रोमोसोम, अगर बनाएं तो कैसा दिखेगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि नहीं दिखता, लेकिन दिखेगा कैसा अगर बनाएं तो। इफ वी ड्रॉ क्रोमोसोम, इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाना है मुझे, इस क्रोमेटिन से जो है मेरे पास 2C वाला, इस क्रोमेटिन से मुझे क्रोमोसोम बनाना, ये 2C अमाउंट है इसका, इससे मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो कैसा दिखेगा। देखो बेटा, देखो, वो क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे, ध्यान से देखना। एक ये बना दिया मैंने, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, देखो, ये एक, ये ऐसे, ये देखो ऐसा बना दिया। ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर दिखा देते हैं आपको, ये सेंट्रोमियर है ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो, ये जो क्रोमोसोम है, इनके नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये G1 में ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अगर G2 में दिखे तब आपको क्लियर होगी बात। अगर G2 में दिखे तो कैसे दिखेंगे, देखिए, ये देखिए फर्क, देखिए। अब नंबर काउंट कर लो, अभी भी ये कितने हैं, 6 ही हैं। देखो यहां पर क्या फर्क है, जीवन में क्रोमोसोम नहीं दिखते, अगर दिखेंगे तो क्या होगा, उस एक क्रोमोसोम में, उस एक क्रोमोसोम में का मतलब एक क्रोमेटिड ही है, एक क्रोमोसोम सिंगल वाला होगा जो एक क्रोमेटिड के बराबर होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, जैसे इसकी कॉपी मान लो, या ये इसकी कॉपी एक और बन गई है। तो जैसे मैंने कहा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जीवन में था, इसकी कॉपी यहां बन गई, इसकी कॉपी यहां बन गई। ये समझ आया, इसकी कॉपी आप देखो ध्यान से बेटा, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी कॉपी ये है, ये यहां था हमारे पास, ये वाला है। मान लो यहां हमारे पास जीन लिख देते हैं, यहां मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल ए जीन है, तो यहां कैपिटल ए के साथ एक और कैपिटल ए इसके साथ जुड़ के बन गया। ऐसे ही मान लो यहां स्मॉल ए, इसके साथ स्मॉल ए, यहां पर स्मॉल ए था। तो मुझे यह समझ आना चाहिए कि G2 फेज में भी क्रोमेटिन दिखेगा। अगर क्रोमोसोम दिखे तो कैसा दिखेगा, ये वाला क्रोमो। तो इसका मतलब यह हुआ कि G1 फेज में, इस चीज को दिमाग में बिठाएंगे अब, G1 फेज में यह चीज क्रोमोसोम है। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। G1 फेज में मेरे पास यह चीज क्रोमोसोम है, G1 फेज में। G2 फेज में मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, G2 फेज में मेरे पास ये क्रोमोसोम है जो किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से, ऐसे। तो मेरे पास ये G1 का है बेटा और ये G2 का है। इसमें मान लो यहां कैपिटल ए जीन होती, इसकी एक और कॉपी यहां बन गई। तो G1 और G2 में फर्क देख लो, इसे मैं क्रोमेटिड कहता और इसे ही मैं क्या कहता, क्रोमोसोम कहता। और इसे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इसे मैं एक क्रोमेटिड कह रहा हूं।
और इस पूरे को क्रोमोसोम कह रहा हूं। तो एक क्रोमोसोम में हमारे पास कितने क्रोमैटिड हैं? 2। ये आपको समझ आना चाहिए, बस ये फर्क है। तो ये G1 और G2 में क्लियर डिफरेंस है जो आपको दिखना चाहिए। नंबर अभी भी यहां 6 है, क्लियर। नंबर यहां अभी भी 2n इज इक्वल टू 6 लिखूंगा। n इस एक साइड को n बोलेंगे बेटा, एक साइड मतलब ये, दिस वन साइड इज नोन एज n, इसको मैं n बोलूंगा। तो 2n इज इक्वल टू 6। अब इसे मैं n कह रहा हूं, तो इधर भी 2n इज इक्वल टू 6 डिप्लॉयड ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसे मैं n कह रहा हूं, दिस इज n, इसकी कॉपी डबल। तो ये चीज देख लो बेटा, ये आपको समझ आना चाहिए, ये रियल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये m है, ये G1 है, S और G2। तो यहां देख रहे हो, ये 2 क्रोमोसोम, यहां भी 2 काउंट करेंगे, पर यहां यही क्रोमोसोम है और यही मेरे पास क्या है? क्रोमैटिड है। ये दोनों सेम बात है। और यहां पर क्या है बेटा? ये चीज क्या है? कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है, सॉरी, इसमें मेरे पास क्या है? ये चीज एक क्रोमोसोम है जिसमें कितने क्रोमैटिड है? एक क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमैटिड है, क्लियर। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। यहां तक आपको बात समझ आनी चाहिए, क्लियर। ये है कॉन्सेप्ट प्लॉइडी और अमाउंट का। इसको हम ऐसे समराइज करते हैं, हम ऐसे समराइज करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम इसको ऐसे समराइज करते हैं कि, ध्यान से सुनो, दिस इज m, G1, S और G2, ठीक है। ये फेजेस मैं बना देता हूं आपके लिए, एक सेकंड दें बस। देखो इसको हम कैसे समराइज करते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे समराइज कर रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। M, G1, S और G2, ये ध्यान से देख, एकदम प्रॉपरली समझे। यहां अमाउंट 2C है, यहां अमाउंट 2C है, यहां 4C है, यहां 4C है। तो इसका मतलब G1 में अमाउंट कितना है? G1 में 2C, S में 2C से 4C, G2 में 4C और M में कितना? 4C से 2C। ऐसे अमाउंट वेरी कर रहा है। पर नंबर की बात करें, यहां 2n इज इक्वल टू 6 लिखा था, यहां भी मैंने क्या लिखा था? 2n इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी नहीं कर रहा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। मान लो G1 में अगर 46 है तो G2 में भी कितना है? 46 है। फर्क क्या है कि इसमें 46 क्रोमैटिड हैं और यहां 92 क्रोमैटिड है, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। यह समरी है, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा आपको कि कहेगा, मान लो गैमेट दे रखा है, गैमेट हैप्लॉइड होता है, गैमेट में क्रोमोसोम दे रखा है n इज इक्वल टू 15 दे रखा है, गैमेट में 15 क्रोमोसोम दे रखे हैं। आपसे कहेगा G1 में बताओ, तो G1 2n होगा 30। फिर कहेगा कि G1 के बाद G2 में बताओ, तो G2 में भी आप कितने लिखोगे? 30 लिखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। अगर आपसे कहे कि गैमेट में 15 क्रोमोसोम है, तो G1 में पूछेगा तो n का डबल 30, G2 में भी कितना लिखोगे? 30। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? क्रोमैटिड। इसमें 30 क्रोमोसोम 30 क्रोमैटिड, इसमें 30 क्रोमोसोम 60 क्रोमैटिड, ये फर्क आएगा। डन, क्लियर। आप कर सकते हो क्वेश्चंस, मैंने कहा था आपको क्वेश्चंस देंगे कुछ, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको। आप कैसे करोगे देख लो। आप जो क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन ये है, फर्स्ट गिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 S G2 फेज, ठीक है, एंड गैमेट, ठीक है। G1 में क्या होगा, S में क्या होगा बेटा? गैमेट में C होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन 2, रेशियो ऑफ G2 अपॉन में गैमेट के डीएनए का अमाउंट। हिंट दे देता हूं,
G1 में 2C, ये चेंज हो रहा है, यहां 4C है और यहां C है, तो इसका अमाउंट मीन बता सकते हो आप मुझे, है ना, रेशियो ऑफ G2 अपॉन में गैमेट के अमाउंट का, अमाउंट ऑफ डीएनए का रेशियो बताना आपको, ठीक है। आप प्लॉइडी बता दो मुझे, प्लॉइडी इन G1 एंड G2 फॉर डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, अगला क्वेश्चन, इन किस फेज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैं आपको कह रहा हूं G2 फेज में बताओ, क्रोमोसोम G2 फेज में, इफ गैमेट्स में 7 है, 7 है, तो कैसे करोगे, डिप्लॉयड करोगे, पहले इसे गैमेट में अपलॉयड होता है, फिर G2 में वही नंबर आएगा ना, मान लो 14 आएगा डिप्लॉयड में, तो G2 में भी 14 आएगा, नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन करने आपने, ठीक है, क्लियर। मैंने कहा था क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे इसके बाद, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जिसे हम एम फेज कहते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। देखो क्या हुआ था, ध्यान से सुनना बेटा, माइटोसिस पढ़ रहे हैं, एम फेज पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने सेल साइकिल पढ़ी, इस तरीके से सेल साइकिल पढ़ी, ठीक। उस सेल साइकिल में हमने इस तरीके से सेल साइकिल बनाई, ठीक है बेटा, है ना, ऐसे हमने सेल साइकिल बनाई, उसमें हमने अलग अलग फेजेस बनाए, हमने इसका नाम लिखा G1S G2, और ये वाला फेज जो था हमारे पास, ये एम फेज है, ठीक है। इस एम फेज का मतलब डिपेंड करता है कौन सेल करना क्या चाह रहा है। इस एम का मतलब माइटोसिस मियोसिस दोनों हो सकता है, पर मोस्टली माइटोसिस होता है क्योंकि सेल में माइटोटिक डिवीजन होती है। तो एम फेज जिसे एनसीईआरटी लिखती है, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक, सबसे ज्यादा ड्रामा चल रहा है। कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई, यहां पे ड्रामा ये चल रहा है, ये सेल हो गया, ये सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस है, तो ड्रामा दो जगह चल रहा है, एक एक आपको इसके साइटोप्लाज्म में चेंजेस दिखेंगे, दूसरा न्यूक्लियस में चेंजेस दिखेंगे। तो दो जगह चेंजेस चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। एक होगा मेरे पास क्या, चेंज इन न्यूक्लियस, उसमें बदलाव दिखेंगे, और एक होगा मेरे पास चेंज इन साइटोप्लाज्म, ये दो जगह मुझे बदलाव दिखेंगे। हम कह रहे हैं यही चेंजेस हो रहे हैं किसमें, माइटोसिस में। यहां तक समझ आ रही है बेटा, यही चेंजेस हो रहे हैं माइटोसिस में, चेंज इन न्यूक्लियस होगा और चेंज इन साइटोप्लाज्म होगा, क्लियर। चेंज इन न्यूक्लियस होगा और चेंज इन क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये चीज चल रही है किसमें, माइटोसिस में। ये आपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है, क्लियर। यहां तक मुझे समझ आ गई बात, आगे देख लेते हैं क्या बात समझ आ गई भाई, बढ़िया। देखो आगे देखते हैं। अब हमने कहा ठीक है चेंजेस चल रहे हैं, तो कौन से चेंजेस चल रहे हैं जरा देखते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, एम फेज का मतलब माइटोसिस है, तो मेरे पास ये सेल है, मैं एम फेज की बात कर रहा हूं, मेरे पास ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। मैंने डीएनए इसमें डबल कर लिया है, और वो डीएनए डबल होके ऑलरेडी 4C डीएनए है जो क्रोमेटिन की फॉर्म में इसके अंदर है। एम फेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चेंजेस दो अलग अलग जगह कर रहा हूं। पहला मैं न्यूक्लियस डिवाइड करूंगा, दूसरा साइटोप्लाज्म को दोनों न्यूक्लियस के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे। मतलब सबसे पहला मैं न्यूक्लियर डिवीजन करने वाला हूं। कौन सी डिवीजन करूंगा, न्यूक्लियर। तो हम ये कहते हैं बेटा एम फेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला मैं कैरियोकाइनेसिस लिखता हूं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा मैं साइटोकाइनेसिस। अगर आप लॉजिकली सोचो, पहले हम किसको डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे ताकि जो डीएनए हमने एस फेज में डबल किया है उसके कंटेंट को हाफ कर सके, सो दैट डीएनए which was doubled in किसमें, एस फेज, उसको हम हाफ कर सके, उसको क्या कर सके, हाफ कर सके। उसको हमने क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, ठीक है, क्लियर। उसको हमने क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया। दूसरा क्या किया मैंने, दूसरा मैंने साइटोप्लाज्म डिवाइड कराया,
दूसरा मैंने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कराया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। उसे भी डिवाइड करके दोनों सेल को बांटना है। उसमें क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का मतलब लिक्विड नहीं है, हमने वो ऑर्गेनल्स का बंटवारा करना है। जो दोनों ऑर्गेनल्स दोनों में है ना, उनको दोनों को दे दो, थोड़ा थोड़ा चाहिए ना दोनों को, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए चाहिए होगी। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे जिसमें डीएनए हाफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो वी स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस, जो हम माइटोसिस में चलेंगे, ठीक है, क्लियर, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज, जिसे हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। अब मेरी बात फिर से समझना, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि फेजेस जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक विच इज नोन एज फेजेस, देयर आर चेंजेस, जिनको हमने फेजेस का नाम दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन है, इसमें भी मुझे काफी सारे बदलाव दिख रहे हैं। मतलब मुझे ये दिखा कि इस न्यूक्लियस की जो डिवीजन है, इसमें भी काफी सारे क्या दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं। काफी सारे क्या दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं। वो बदलाव कौन से हैं, उन्हें फेजेस का नाम दे दिया। सबसे पहला फेज प्रोफेज, सबसे पहला फेज प्रोफेज, सेकंड फेज मेटाफेज, थर्ड फेज एनाफेज, फोर्थ फेज टीलोफेज। हमने ये 4 फेजेस बना दिए कैरियोकाइनेसिस के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि वहां भी होने वाले चेंजेस हैं, उन्हें हमें किसी नाम को देने की जरूरत है। मतलब हमने क्या किया, उन बदलाव को हमने फेजेस का नाम दे दिया। तो सबसे पहला फेज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मेरे पास क्या हो गए, फेजेस हो गए। ये मेरे पास क्या हो गए, फेजेस हो गए। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। हम इनमें होने वाले चेंजेस पढ़ेंगे, पर सिचुएशन ये है, ये इनिशियल सिचुएशन है, इसको समझना पहले। ये इनिशियल सिचुएशन है प्रोफेज से पहले। ध्यान से देखना बेटा, आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस फॉर्म में है, वो डबल हुआ है लेकिन अभी भी उलझा हुआ है। ये डीएनए है, और यहां पर वो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने डबल किया था। कब डबल किया था, एस फेज में। याद करो, सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं, ये साइटोप्लाज्म है। तो मेरे पास साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल है जो डबल हो चुका है, ठीक है, सेंट्रियोल है, ठीक। उसके बाद ये जो डीएनए है, डबल्ड डीएनए, अभी भी उलझा हुआ है। इंटरवाइंड लिखा है एनसीईआरटी ने, इंटरवाइंड, इट इज स्टिल इंटरवाइंड। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें होने वाले चेंजेस को पढ़ने वाले हैं कि प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में क्या बदलाव होंगे, उन्हें पढ़ेंगे। और कोशिश करना कि आप ध्यान से चेंजेस को याद करें, ठीक है, उन चेंजेस को ध्यान से याद करें, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कौन से चेंजेस होंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेज में होने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रोफेज में कौन से चेंजेस होंगे, क्लियर। सबसे पहला चेंज प्रोफेज में क्या होता है, आपके पास ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है, आपके पास क्या है, इनिशियल सिचुएशन है। तो देखो क्या होगा, मैंने कहा ठीक है, ये मैंने सेल बना दिया, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस है, और डीएनए अभी भी ऐसे उलझा हुआ है, डीएनए अभी भी इस तरीके से ऐसे उलझा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सुनना। सबसे पहले ये डीएनए सुलझेगा। नाउ डीएनए गेट अनटेंगल्ड, अनटेंगल्ड का मतलब डीएनए सुलझेगा, ठीक है, डीएनए को सुलझाओ। सुलझाने के बाद, डीएनए को हम सुलझा रहे हैं, पहले डीएनए को हमने अनटेंगल्ड किया, सुलझाया। अब उसको क्या करो, जब डीएनए सुलझ रहा है उसके बाद उसको क्या करो, नाउ इट इज कंडेंस्ड, उसको कंडेंस करो। और किसमें कंडेंस करो, क्योंकि ये डीएनए किस फॉर्म में, ऑलरेडी क्रोमैटिन की फॉर्म में। तो इसको क्या करो, कंडेंस करो, कंडेंस करो टू फॉर्म क्रोमोसोम।
तो आपको ये समझ आनी चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा, आप चेंजेस कैसे याद करोगे, सुनो। सबसे पहला चेंज, जो डीएनए क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा। वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चेंज क्या होगा? सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। आपके पास सेंट्रोसोम है जो किस पे मूव करेंगे? हमारे पास अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। उसको हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है, उस चीज को हम देख रहे हैं। ध्यान से देखें बेटा क्या हो रहा है। हमने कहा कि सबसे पहले डीएनए कंडेंस कर रहा है ना, सबसे पहले हमने कहा डीएनए कंडेंस कर रहा है। तो आप देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैं एक बार सेल बना देता हूं आपके लिए, आपको चीजें समझ आएंगी कि क्या क्या हो रहा है। दिस इज सेल। ये डबल जो बना रहा हूं ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपको पता होना चाहिए यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज सेल, ठीक। यहां पर वो स्ट्रक्चर है जो मैंने डबल किया था, जिसको क्या नाम दिया है हमने? सेंट्रोसोम, ठीक है। जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? सेंट्रोसोम नाम दिया है। ये रहा वो, ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसको हमने सेंट्रोसोम नाम दिया है, ठीक है। सेंट्रोसोम नाम दिया है बेटा, उसको देख लेते हैं कौन सा है वो स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। उसको देख लेते हैं, ठीक। तो हमने उसको नाम दिया सेंट्रोसोम, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा सेंट्रोसोम, ठीक। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मेरे पास डीएनए है इसमें, जो किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये रहा जो डबल डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए है, ठीक। ये मेरे पास क्या है? यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरे पास सेंट्रोसोम है जो डबल हो चुका है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा मेरे पास यहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर भी है, एक डेंस स्ट्रक्चर है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? जिसको मैं नाम दे रहा हूं न्यूक्लियोलस। बेटा न्यूक्लियोलस क्या होता है? वहां आरआरएनए बनता है। ये सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है, ये सिचुएशन है, ध्यान से देख लो, ठीक। अब ये न्यूक्लियोलस है, ठीक हो गई बात। इसके अलावा बेटा इसमें वो सब ऑर्गेनल्स भी हैं जिन्हें मैं कहता हूं गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब भी होगा। तो इनमें ये ऑर्गेनल्स भी हैं, गोल्जी बॉडीज, ईआर, ये सारी ऑर्गेनल्स हैं। तो देखो सीक्वेंस क्या है, एकदम ध्यान से सोचते हुए चलना, आपको सारा समझ आएगा अगर ध्यान से सोचोगे सारा। और कैसे सोचोगे वो देखो, ध्यान से कैसे सोचना स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखना बेटा। देखो मैं सीक्वेंस बताऊंगा, इसको ऐसे ही ध्यान रखना। पहला, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला चेंज क्या है? क्या पहला चेंज है बेटा? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या कर देगा? टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा। पहला पॉइंट ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा क्रोमेटिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो होगा, ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। सेंट्रोसोम स्टार्ट टू मूविंग, स्टार्ट टू मूव अपोजिट पोल। सेल के अपोजिट पोल पर ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसे यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, ये चीज होगी। थर्ड क्या होगा बेटा? थर्ड क्या होगा? सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या होगा हमारे पास? क्योंकि अब प्रोटीन नहीं बनानी है, न्यूक्लियोलस प्रोटीन से रिलेटेड है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ये न्यूक्लियोलस अब नहीं दिखेगा। तो आप ध्यान दें बेटा, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो भी चेंजेस हैं उनको ध्यान से समझें, बदलाव क्या क्या हो रहे हैं उन पे ध्यान लगाएं। सबसे पहले ये कंडेंस होगा, ठीक है, ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, इनसे स्पिंडल भी आना स्टार्ट हो सकते हैं, एस्टर दिखने लगेगा। मैं लिखूंगा फोर्थ, ठीक है। हमारे पास सेंट्रोसोम से क्या होंगे? स्पिंडल आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक।
फिफ्थ हमारे पास क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, ये अपीयर हो जाएंगे, ये दिखना लग जाएगा मुझे ये, ठीक है। मतलब ये जो क्रोमेटिन है इससे मुझे दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और सबसे लास्ट में जाकर ऑर्गेनल्स टूट जाएंगी, ईआर गोल्जी बॉडी, है ना, न्यूक्लियोलस इसके साथ भी लिख सकते थे हम लोग, यहां भी डिसअपियर। सबसे लास्ट में मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, सबसे लास्ट में क्या होगी बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिन कब कंडेंस होगा, हम कहेंगे अर्ली प्रोफेज, और लेट प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है। सबसे लास्ट में क्या टूटती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है। आपके सामने ये सारी चीजें हैं, क्लियर। आपको होने वाले चेंजेस को मैं दिखा रहा हूं, क्या से क्या चेंजेस होंगे वो देख लो बेटा। देखो आपके पास ये सेल है, आपके पास ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास क्या है बेटा, क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है। ये मेरे पास क्या चल रहा है, सेंट्रोजोम है बेटा, सेंट्रोजोम है, ठीक, क्लियर, सेंट्रोजोम है। ध्यान से सुन लो, यहां पर मैंने कहा था भाई ईआर गोल्जी बॉडी ये सब है, ईआर गोल्जी बॉडी ये सब होगा, और एक डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया, इनको हमने क्या किया, कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया। आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा, मान लो मेरे पास ये सेल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी अभी टूटी नहीं है। मुझे कंडेंस होकर ऐसे कुछ क्रोमोसोम, पूरी तरह से कंडेंस नहीं होंगे पर क्रोमोसोम जैसा 2 क्रोमेटिड के साथ वाला स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा। अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है ये, भले ऐसा दिखने लग जाएगा। ये अपोजिट पोल पे मूव कर गए, एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा। ये देखो ये क्या चीज थी, याद करो मैंने क्या समझाया था, ये सोचो ध्यान से। दिस वाज सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अराउंड हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएंगे, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लगेंगे। अब इसका नाम बदल के एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टर। अब देखो हमारे पास जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में एस्टर होता है, उन्हें एस्ट्रल कहते हैं। प्लांट सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनते, एस्टर नॉट फॉर्म। प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनते, एस्टर एनिमल सेल में बनते हैं। देख पा रहे हो? तो हमने क्या किया, हमने सेंट्रोजोम लिया, उसके अराउंड ये माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। माइक्रोट्यूब्यूल बेटा प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन है ना, माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। इसे क्या बोल दिया, एस्टर। ऐसे इस पर हो गया, सेम चीज इस पर हो गई। फिर यहां से हमारे पास स्पिंडल फाइबर बनने लग गए, ये धागे बनने लग गए, ऐसे ये धागे बनने लग गए। या तो हम इसको देखो बेटा ध्यान से, ये धागे बनने लग गए, ठीक है। यहां से हमारे पास इस तरीके से थ्रेड्स बनने लग गए ऐसे, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। ऐसे ये माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हुए, इसलिए कलर सेम रख रहा हूं मैं। दिस इज स्पिंडल फाइबर, जो आने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आने लग जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ टाइम के बाद लास्ट में जाकर ये चेंजेस होंगे, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा टूट जाएगी, ये बिल्कुल टूट के अलग हो जाएगी। क्रोमोसोम दिख रहे होंगे पर भले ही पूरी तरह से कंडेंस नहीं है, क्रोमोसोम दिख रहे होंगे हमारे पास ऐसे। और आपके पास ये एस्टर है, देख रहे हो, इससे स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर बनने लग रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, ये डिसअपियर हो चुका है। तो अगर आप चेंजेस देखो दोबारा से, प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस कर रहा है, क्रोमोसोम बनाने की तरफ जा रहा है, धागा कंडेंस कर रहा है। पहले सुलझा था, अनटेंगल हुआ था, सही है, सही, इंटरवाइन था, उलझा हुआ, अनटेंगल हुआ, सुलझा, फिर कंडेंस कर रहा है। फिर सेंट्रोजोम मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पे ताकि वो स्पिंडल फाइबर बना सके।
न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। क्या डिसअपियर हो जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आने लग जाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस को बेटा मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ लिखूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन सबको साथ लिखा है। किसको किसको? ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, इनको डिसअपियर किया है साथ में। सबसे लास्ट में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी। तो मेरे से अगर कोई पूछे अर्ली प्रोफेज, तो मैं सेंट्रो मतलब क्रोमेटिन कंडेंसेशन को बोलूंगा। मिड प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर अराइज और ये अपोजिट पोल पे मूव कर चुके होंगे। इसके अलावा मेरे पास क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। क्लियर? सही है, थोड़ा हल्का विजिबल हो जाएंगे। लेट में जाकर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ेंगे सबसे लास्ट में, उसके बीच में आप न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर। अब एक चीज सोचो, मैं आपसे पूछूं कि व्हाई वी आर ब्रेकिंग दिस गोल्जी बॉडी और हम ये सब तोड़ ही क्यों रहे? मेन रीजन है ना, अब मुझे क्या करना है, क्रोमोसोम को साइटोप्लाज्म में लाना है और उन पर धागे लगाकर उनको बीच में से अलग करना है। क्योंकि क्रोमोसोम जो है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, अगर आपको याद हो, इस स्ट्रक्चर में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी थे। तो इन पर स्पिंडल फाइबर लगा के इनको अलग करना है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि हम क्या करें बेटा, हम साइटोप्लाज्म को थोड़ा खाली कर दें ताकि स्पिंडल फाइबर आसानी से बन सके। तो मैंने ईआर, गोल्जी बॉडी ये सब हटा दिया। न्यूक्लियस क्यों डिसअपीयर किया? क्योंकि मुझे प्रोटीन नहीं बनानी, प्रोटीन एम फेज में नहीं बनती। ठीक हो गई बात? तो ये प्रोफेज के लिए हो गया। अगर आप क्वेश्चन के पर्पज से मेरे से पूछोगे तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लास्ट इवेंट और फर्स्ट इवेंट। लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज। तो लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे, तो आप कहेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ, मैं क्वेश्चंस बीच बीच में जो बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं एक ये पूछूंगा आपसे, या नीट में पूछ सकते हैं। अगर मैं कहूं मुझे फर्स्ट इवेंट बता दो प्रोफेज का, फर्स्ट इवेंट भी बता दो, तो आप कहेंगे फर्स्ट इवेंट क्या है प्रोफेज का? वो है बेटा हमारे पास, सुन लें ध्यान से, फर्स्ट इवेंट प्रोफेज का है हमारे पास कि क्रोमेटिन की कंडेंसेशन, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट इवेंट आपसे पूछूंगा कि मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछूंगा बेटा, क्रोमोसोम किस फेज में विजिबल होते हैं? देखो, क्रोमोसोम विजिबल इन, और एक मैं लिख रहा हूं कि क्रोमोसोम इज कंप्लीटली कंडेंस्ड। ये दो क्वेश्चन लिख दिए मैंने, दोनों के देखो आंसर कैसे बनेंगे। फर्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑप्शन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये लिख दिया मैंने। यहां क्या लिखा? प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टीलोफेज। तो यहां अगर मैं इसके आंसर आपको बताऊं, क्रोमोसोम दिख तो मुझे प्रोफेज में जाते हैं पर पूरी तरह से कंडेंस मेटाफेज में होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं स्पिंडल फाइबर कब आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेके पूछूं स्पिंडल फाइबर कब अराइज होंगे, स्पिंडल फाइबर अराइज इन, कब आएंगे भाई स्पिंडल फाइबर? मैं कहूंगा स्पिंडल फाइबर आएंगे किसमें? स्पिंडल फाइबर अराइज इन मैं लिखूंगा किसमें बेटा? मैं लिखूंगा इसमें। स्पिंडल फाइबर आएंगे किसमें? मैं लिखूंगा प्रोफेज में। लेकिन क्रोमोसोम पर कब अटैच होंगे? वो मेटाफेज में, अगले फेज में। अटैच ऑन क्रोमोसोम, अटैच ऑन क्रोमोसोम किसमें होंगे स्पिंडल फाइबर? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पर कब अटैच होंगे? तो मैं लिखूंगा मेटाफेज। ऐसे करना आपने क्वेश्चंस को डील। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा? ये वो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफेज आपने चेंजेस देख लिए, उसके बाद हम बात करते हैं, देख लो ये एनसीईआरटी कहती है आपके पास। ठीक है, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। ये मेन चीजें हैं जो एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, आपको डायग्राम भी देख रखा है, ये देख लो, ये क्रोमोसोम दिख गए हैं यहाँ पे।
यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अर्ली प्रोफेज है, अभी कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है, क्रोमोसोम दिख जाएंगे लेट तक। और ये देखो अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग चेंजेस इन मेटाफेज। मेटाफेज में कौन से बदलाव होंगे? ठीक है, मेटाफेज में हमारे पास कौन से बदलाव होंगे इनकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मेटाफेज में होने वाले बदलाव। अब हुआ क्या है, प्रोफेज खत्म होते होते, ध्यान से सुने, प्रोफेज खत्म होते होते क्या चेंजेस आपको लगे? ध्यान से सुना बेटा, हम बात कर रहे हैं अगले फेज की, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज की बात कर रहे हैं। हुआ क्या बेटा, ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि जैसे ही क्रोमोसोम हमारे पास, देखो क्या बदलाव हुए, हमारे पास ये चीज आपको दिख रही है, ये सेंट्रोजोम है। इस सेंट्रोजोम से मेरे पास क्या आए थे, ये एस्टर बनाया था हमने। एस्टर और सेंट्रोजोम देख लो भाई, स्पिंडल फाइबर इसके माइक्रोट्यूब्यूल के बाद कहते हैं, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर इससे आने स्टार्ट हो गए थे। और क्रोमोसोम मेरे पास किसमें प्रेजेंट है, अब साइटोप्लाज्म में मेरे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है। तो मेरे पास मैं लिख रहा हूं, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने के बाद क्रोमोसोम किसमें है, क्रोमोसोम इन, दिमाग में बिठाओ, साइटोप्लाज्म में है। अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी बेटा, कंडेंसेशन कंप्लीट होती है, क्रोमोसोम पूरी तरीके से यहां कंडेंस होते हैं। कौन से फेज में, प्रोफेज में। मैंने कहा क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस होते हैं, किसमें, प्रोफेज में। यहां तक समझ आ रही है, किसमें कंडेंस होते हैं, प्रोफेज में। ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो गए, किसमें, प्रोफेज में कंडेंस हो गए। अगली कहानी सुनो जरा, पूरी तरीके से प्रोफेज में कंडेंस हो गए क्रोमोसोम। अगली कहानी, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि दिस फेज इज बेस्ट फेज, बेस्ट फेज टू सी। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, कौन सी फेज बेस्ट फेज है, क्या देखने के लिए, साइज, नंबर, मॉर्फोलॉजी, इन चीजों को देखने के लिए बेस्ट फेज मेटाफेज है, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहां कंप्लीट होती है। ठीक, अब देखो मेटाफेज में हमारे पास अब इस पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाएगा, क्रोमोसोम पर क्या जुड़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर आकर ऐसे जुड़ेगा, यहां पर ऐसे। ठीक है, और कहां जुड़ेगा देख लेते हैं एक बार जरा, ये देखेंगे, ये आपके पास क्रोमोसोम है ऐसे, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा, इस सेंट्रोमियर पर एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का बना हुआ, उसे काइनेटोकोर कहते हैं, उस पे जुड़ रहा है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा ये क्या है बेटा, दिस इज सेंट्रोमियर, इसे कह रहे हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर पर आकर स्पिंडल जुड़े हैं, स्पिंडल फाइबर किस पर जुड़े हैं, काइनेटोकोर पे, तो ये स्पिंडल फाइबर हो गए। तो स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट नहीं जुड़े, किस पे जुड़े हैं बेटा, काइनेटोकोर पे, और काइनेटोकोर किस पर है, सेंट्रोमियर पे। यहां तक समझ आ गई? देख लो, तो हमारे पास प्रोटीन का बना हुआ काइनेटोकोर है, उस पे आकर जुड़ेंगे और वो सब क्रोमोसोम पे लग जाएंगे। लगने के बाद क्रोमोसोम को सेंटर में लाया जाएगा। क्रोमोसोम को क्या क्या करेंगे बेटा, क्रोमोसोम को हम सेंटर में ले आएंगे। ये देख लो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने यही चीज तो सिखाई आपको बेटा, अभी हमने कहा ये क्रोमोसोम है हमारे पास, देखो यही चीज आपको सिखाई एक चीज देख, ये चीज हमने सिखाई, देखो बेटा, ये एक आर्म है क्रोमोसोम की, ये दूसरी, और ये किससे जुड़ी हुई थी आर्म्स, ये जुड़ी हुई थी इससे,
सेंट्रोमियर से। इनके ऊपर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बना जो प्रोटीन का है, जिसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से हमारे पास क्या जुड़े हैं, आकर ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ गए। ठीक है, ये आपके सामने है, तो स्ट्रक्चर में क्लियर लिख देता हूं, दिस इज स्पिंडल फाइबर, और ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, और ये मेरे पास सेंट्रोमियर, और ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोलेंगे इनको, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये हो गया। अब सिचुएशन ये है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो, ये यहां आपके सेंट्रोसोम, उस पर बना हुआ एस्टर है ना, एस्टर बना देते हैं। उससे हमने क्या लाए थे, ये क्रोमोसोम है, चलो ये क्रोमोसोम जो थे, ऐसे क्रोमोसोम है, इस पर हमारे पास क्या था, सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर, और उस काइनेटोकोर पे आकर मेरे पास क्या जुड़े, ये देख रहे हो मैं काइनेटोकोर भी बना रहा हूं आपके लिए यहां पर, और इस पर आकर मेरे पास क्या जुड़ा, स्पिंडल फाइबर। चलो जोड़ दिया, है ना, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बनाते वक्त, ये यहां पर देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस क्रोमोसोम से देखो क्या कर रहा है, इस क्रोमोसोम से दो जुड़ेंगे, मतलब एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ध्यान रखना इस बात को, दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं एक एक क्रोमोसोम पे। जैसे यहां पर एक जुड़ा तो ये नीचे आ गया, यहां से एक जुड़ा ऐसे, है ना, कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना। ठीक है, अब देखो जरा, इन सबको सेंटर में लाएंगे, इन सबको किस में लाएंगे, क्रोमोसोम को सेंटर में लाते हैं ऐसे, सारे क्रोमोसोम को किस में ले आते हैं, सेंटर में। इस तरीके से बेटा क्या करते हैं, सारे क्रोमोसोम्स को हम किस में ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं ऐसे। ठीक है, सबको हमने सेंटर में ले आया ऐसे, किसके सेंटर में, अभी देख लेते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया ये, और ये सेंट्रोसोम था, और ये मेरे पास क्या था बेटा, देखो स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़े हुए। तो ये सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए स्पिंडल फाइबर के, किसके इक्वेटर पे आ गए, स्पिंडल फाइबर के ऐसे। ठीक है, ये देख रहे हो, पहले तो ऐसे रैंडम अटैचमेंट हुई, फिर इनको सेंटर पे लाए। इस प्रोसेस को हम कन्ग्रेशन कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कन्ग्रेशन। कन्ग्रेशन का क्या मतलब है कि हम इनको कहां ले आए, सेंटर में। तो हम क्या ले आए बेटा, इसे कहते हैं इक्वाटोरियल प्लेट, इक्वाटोरियल प्लेट एंड मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि मुझे इन्हें अभी बीच में से अलग करना है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर से कहानी सुनेंगे। देखो बेटा क्या हुआ था कि जब हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, जब हमारे पास प्रोफेज खत्म हुआ था तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए, स्पिंडल फाइबर आए, उन क्रोमोसोम से अटैच हो गए। अटैचमेंट कहां हुई बता दी आपको, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं मेटाफेज में। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर के बाद उन क्रोमोसोम को हम सेंटर में लेकर आते हैं, किसके सेंटर में, इसके स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पर लाते हैं, इक्वेटर पर, उसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। एनसीईआरटी लिखती है कि क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, जैसे एक ये क्रोमोसोम है उसके पीछे ऐसे लाइन से लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, ये देख रहे हो ऐसे, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक ऐसे लाइन बन जाएगी पूरी, उसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट क्या है, ध्यान से सुनेंगे, इट इज प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट किसकी, ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है। ठीक है, उसे हम इक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट कह रहे हैं। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट या जो हमारे पास एक तरीके से वो कैसे लगे, उसे हमने क्या नाम दे दिया, इक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, मतलब एक तरीके से इसके इक्वेटर पे लगना। दिस इज नोन एज मेटाफेजिक और इक्वाटोरियल प्लेट। किसकी इक्वाटोरियल प्लेट, वैसे स्पिंडल फाइबर की होती है, स्पिंडल फाइबर की से इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो मेटाफेज पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, इन विच फेज क्रोमोसोम इज कंप्लीटली कंडेंस,
कंप्लीटली कंडेंस। दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा कि काइनेटोकोर किस फेज में आपको दिखते हैं। काइनेटोकोर जो होते हैं, इन विच फेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू फाइबर अटैच। सबका आंसर मेटाफेज है, अटैच टू काइनेटोकोर, तभी बता रहा हूं इसे, मेटाफेज आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर कब अटैच होते हैं। प्लेट पर क्रोमोसोम कब अटैच होते हैं, क्रोमोसोम अटैच कब होते हैं ये पूछेगा। इन सब का आंसर क्या है, मेटाफेज है, सबका मेटाफेज। कर लेंगे ये चीज, ठीक है। क्लियर। मेटाफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए और सिस्टर क्रोमेटिड देख पा रहे हो, ये सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को सिस्टर, ये सेम है। अगर यहां ए जीन है तो यहां भी ए जीन है, कॉपी बनी थी एस फेज में। अब मुझे क्या करना है, इन्हें अलग करना है। अलग करने के लिए मुझे कौन सा फेज चाहिए, अलग करने के लिए मुझे चाहिए एनाफेज। तो मैं क्या देखूंगा बेटा, चेंजेस इन एनाफेज देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, एनाफेज। एनाफेज में इन्हें अलग करना है, और कैसे अलग करेंगे अभी देख लेते हैं। आपके पास ये सिचुएशन है बेटा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये सिचुएशन है, क्रोमोसोम इस पर अटैच है, क्रोमोसोम आपके पास इक्वेटर पर अटैच है ऐसे, ठीक है। उस पर स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पास स्पिंडल फाइबर आए हुए हैं, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर आ रखे हैं ऐसे। ये मेटाफेज की सिचुएशन थी। अब मेटाफेज से एनाफेज में क्या होने वाला है समझना, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास जो क्रोमोसोम है, ध्यान देना इस बात को बेटा, क्रोमोसोम ये है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं दोनों। इस पर ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पर मेरे पास क्या थे, काइनेटोकोर। में किसी एक को जूम करके बना रहा हूं, ठीक। यहां पे उस पे मेरे पास क्या लगे हुए थे, ये स्पिंडल फाइबर। सबसे पहले क्या होगा, सुनना, इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास सेंट्रोमियर पे से टूटेंगे ऐसे, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से अलग होंगे, ध्यान से देखना इसे, इस तरीके से ये अलग होंगे ऐसे, इस तरीके से अलग हो गए, ठीक है। क्लियर। ऐसे अलग हो गए, ध्यान से देखना बेटा, जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके से अलग हो गए, ये, ठीक है। देख रहे हो, बीच में से ऐसे अलग हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनेंगे अब। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी इन दोनों को मिला के एक क्रोमोसोम लिखती है। एनसीईआरटी कहती है क्रोमोसोम है, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। एनसीईआरटी ने क्रोमोसोम कहती है, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है ये जब अलग हुए ना, अब ये फ्यूचर सेल के क्रोमोसोम है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेटाफेज में यहां 46 क्रोमोसोम थे, मान लो ह्यूमन का सेल होता, दिस कैन बी 46 क्रोमोसोम मेटाफेज में, ये वाले, ठीक है। अब ये 46 बीच में से ऐसे अलग हो जाएंगे, जैसा मैं यहां दिखा रहा हूं, ये बीच में से 46 इस तरीके से अलग हो गए जैसे ये अलग हो रहा है। तो पहले ये क्रोमोसोम था जिसमें 2 क्रोमेटिड थे, अब अलग होने के बाद ये क्रोमोसोम है फ्यूचर सेल के। एनसीईआरटी ने लिखा है कि क्रोमोसोम ऑफ, ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। फ्यूचर डॉटर सेल का क्रोमोसोम है ये, और ये बेटा इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इसको खींचेंगे, कौन खींचेगा इसको भाई, इसको खींच रहा है स्पिंडल फाइबर, ऐसे फोल्ड कर जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूं तो इसकी आर्म्स ऐसे बेंड कर जाएंगी, इस तरीके से दिखेगा। तो मुझे एनाफेज में ये सिचुएशन दिखेगी आपके सामने, ठीक है। एनाफेज में मुझे दिखेगा कि ये जो है ऐसे इनको पुल किया जा रहा है, और ये इसका सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर भी होगा यहां पे, ठीक है। इनको ऐसे पुल किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर।
यहां तक समझ आ रही है? इस तरीके से पुल किया जा रहा है इन्हें। क्लियर हो गई बात बेटा? देख लो आप, अब मेरे पास क्या होगा, इस वजह से अब ये पोजीशन तो आगे पीछे हो सकती है ना सेंट्रोमियर की, तो इस वजह से तो ये अपोजिट पोल पे जाएंगे। तो एनाफेज में क्या होता है बेटा, मैं लिख सकता हूं कि सिस्टर क्रोमेटिड, एनाफेज में क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूं, सुन लो ध्यान से। एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और कहां मूव करेंगे, एंड मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, कौन, और डिफरेंट शेप दिख सकती है, डिफरेंट क्या दिख सकती है, शेप विजिबल होती है। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा कहानी। ठीक है, कुछ इस तरीके की कहानी दिखने वाली है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, मान लो मैं कहता हूं ठीक है यहां 46 क्रोमोसोम थे, ऐसे करके यहां 46 क्रोमोसोम थे, मान लेते हैं, अभी 46 तो बनाएंगे नहीं हम, ऐसे 46 थे। ठीक है, क्लियर, यहां पर ये 46 क्रोमोसोम थे। तो 46 क्रोमोसोम अगर थे यहां सेंटर में, तो अलग जाने के बाद इस तरीके से 46 ऊपर जाएंगे, 46 नीचे जाएंगे। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर सेंटर में 46 थे, 20 से टूट के 46 ऊपर और 46 नीचे मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, क्योंकि मेरे पास पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर अलग अलग होती है, जरा ये देखो, मेरे पास क्या होता है बेटा, मेरे पास ये होता है ऐसे। ठीक है, ध्यान देना इसे। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो अलग अलग होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी, इस तरीके से ध्यान देंगे इसे आप। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर यहां हो सकती है, या एक काम करते हैं सबसे पहले सेंटर में बनाते हैं, फिर वो पोजीशन कैसे हो सकती है, थोड़ी आगे हो सकती है, यहां पर थोड़ी सी आगे, ठीक है, यहां हो सकती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी आगे हो सकती थी, ये पोजीशन थोड़ी और आगे हो सकती है सेंट्रोमियर की, ये रही देखो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल लास्ट में हो यहां पर। तो इस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पर क्रोमोसोम की टाइप होती है, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, सब मेटा, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। देख रहे हो सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में है, ये देख रहे हो, ये जो सेंट्रोमियर है बेटा एकदम लास्ट में है। तो इसमें अलग अलग शेप दिखती है आपको जब क्रोमोसोम मूव करता है, देखो अलग अलग शेप दिखती है। जब ये मूव करेगा ऐसे, तो आपको शेप ऐसी दिखेगी, ऐसी, ये मूव करेगा तो ऐसी दिखेगी, ये मूव करेगा तो इस तरीके से दिखेगी, और ये मूव करेगा तो ऐसी दिखेगी जब मैं इसको खींचूंगा। तो यहां क्योंकि ये वी दिखेगा, ये एल दिखेगा, ये जे दिखेगा, ये आई दिखेगा। तो अलग अलग शेप क्यों दिखती है, जब आप इसको खींचते हो ऐसे, तो सेंटर से खींचोगे दोनों आर्म्स बराबर आएंगी, लेकिन आप थोड़ा इधर से खींचोगे क्योंकि ये तो सेंटर के अलावा है ना, तो यहां पे बेटा मेरे पास आएगा एल शेप, यहां आएगा वी इन्वर्टेड, यहां आएगा जे शेप, और ये आएगा आई शेप। तो अलग अलग शेप दिखती हैं, अलग अलग क्या दिखती हैं, शेप। क्लियर, अलग अलग शेप दिखती हैं बेटा हमें, जे दिखेगी एक्रो में, सब मेटा में, ये एनाफेज के लिए बताइए, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर, अब टीलोफेज में क्या होगा। अब टीलोफेज जो है, ध्यान से सुने, टीलोफेज जो है प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा होगा। टीलोफेज में मेरे पास ऑलरेडी क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम यहां आ गए, देख लो भाई, यहां आ गए ऐसे, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस होंगे देखो, और स्पिंडल फाइबर थे यहां पर, जो भी थे स्पिंडल फाइबर थे अभी बीच में। तो सबसे पहले होने वाले चेंजेस को जरा देखते हैं। सबसे पहले ये क्रोमोसोम जो हैं ये डीकंडेंस हो जाएंगे,
और यहां पर बनाएंगे क्रोमेटिन। क्या बना रहे हैं बेटा? क्रोमेटिन बना रहे हैं। डीकंडेंस होके थ्रेड बना देंगे क्रोमेटिन, वहां तो क्रोमोसोम थे, क्रोमेटिन बना दिया। उसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। देखो ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में आएगी, जैसे कि उसमें लास्ट में डिस, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। इसने क्या बना दिया? क्रोमेटिन बना दिया। दूसरा काम क्या हुआ बेटा? दूसरा मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापसी आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, रीअपीयर लिख रहा हूं, और स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर। अब नहीं दिख रहे स्पिंडल फाइबर, समझ लो इस बात को। स्पिंडल फाइबर अब नहीं दिख रहे, ठीक है? स्पिंडल फाइबर अब नहीं दिख रहे बेटा, समझो इस बात को। तो स्पिंडल फाइबर हमारे पास क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए, ठीक। अब क्या होगा? ये ऑर्गेनल्स वापसी बनेंगे, क्योंकि ग्रोथ करनी है ना। ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये हमारे पास रीअपीयर हो जाएगा, फिर से बनेंगे। तो आपको समझ आना चाहिए, फाइनली मेरे पास दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे आ जाएंगे। अपोजिट पोल पे दो न्यूक्लियस आ चुके होंगे। अपोजिट पोल पे हमारे पास क्या होगा? दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई? तो दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे क्लियरली बन जाएंगे हमारे पास टीलोफेज में, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं बेटा? अब हम देख सकते हैं लास्ट इवेंट, जिसे आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसे आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आप क्या पढ़ोगे बेटा? साइटोकाइनेसिस पढ़ते हो। और साइटोकाइनेसिस दोनों अलग तरह की होती है। एक होती है एनिमल सेल में, ठीक है, एक मेरे पास किस में होगी? एनिमल सेल में होगी। एनिमल सेल में, एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसका क्या नाम होता है? हम नाम देते हैं क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मेथड। प्लांट वाले में प्लांट साइटोकाइनेसिस में जो प्लांट की साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड। देखो एनिमल में क्या होता है? एनिमल में क्या होगा बेटा? बहुत ध्यान से सुनो। देखो एनिमल सेल ऐसे है, उसमें यहां दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो होता यह है कि दोनों तरफ से इस तरीके से अंदर की तरफ फरो बनती है। ये दिख रहा है ऐसे? ऐसे अंदर की तरफ फरो बनती है, ऐसे फरो अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से फरो बनती है। तो हम ये लिखेंगे, इस तरीके से क्या बनेगी? फरो बनेगी। और फाइनली मेरे पास ये दो सेल में ऐसे डिवाइड हो, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज मेथड बोल रहे हैं। फरो ऐसे इस तरीके से डिवाइड होगा, ये एनिमल साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। प्लांट में क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट में नाम आता है डायरेक्टली, सेल प्लेट मेथड कहते हैं। देखो प्लांट में क्या है? सेल इस शेप का है, एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है, ठीक। ये इसकी सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं, सारे नहीं टूटते, उन्हें हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। याद रखो। तो फ्रेगमोप्लास्ट का क्या मतलब है? कुछ स्पिंडल फाइबर रह गए, कुछ स्पिंडल फाइबर रह गए, उसके आसपास गोल्जी बॉडी आती है। गोल्जी बॉडी कुछ केमिकल डिपॉजिट करती है, उसे कहते हैं सेल प्लेट या मिडल लेमेला। तो सेल प्लेट और मिडल लेमेला कौन डिपॉजिट करता है? गोल्जी बॉडी, जो किसका बना है? कैल्शियम पैक्टेट का। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सेल प्लेट मतलब गोल्जी बॉडी आएगी और वो क्या डिपॉजिट करेगी? सेंटर में इस फ्रेगमोप्लास्ट को यूज करके वो डिपॉजिट करेगी इस तरीके से हमारे पास ये मिडल लैमेला, ऐसे मिडल लैमेला। वो मिडल लैमेला ही पहली लेयर होती है जो बनती है, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं।
मिडल लैमेला या कैल्शियम पैक्टेट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं, उसको बेस बनाकर ये काम होता है। जब ये काम हो जाएगा तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास इसमें क्या बनाएंगे बेटा, सेल वॉल बनाएंगे ऐसे दोनों तरफ, दिस इज सेल वॉल। और सबसे लास्ट में ये जो हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे बनाया जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनाया जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और एक जगह जहां नहीं बनाते ये सब, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो देखो कौन कौन सी लेयर बनाई हमने, देखो आप खुद से। हमने सबसे पहले बनाई मिडल लैमेला, ये 1 नंबर पे, फिर बनाई 2 पर सेल वॉल, और तीसरे नंबर पे बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल में, जो अंदर से बाहर होती है। अंदर से बाहर को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, बाहर से अंदर को कहते हैं सेंट्रीपीटल। और ये जो कनेक्शन है जहां पर कोई लेयर नहीं बनती, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो याद कैसे रखोगे, सबसे पहले बनेगी फ्रेगमोप्लास्ट, मतलब कुछ स्पिंडल फाइबर रह गए, उसको बेस बना के हमारे पास क्या बनती है, क्या बनती है बेटा, बेस बना के हमारे पास ये बनती है, मतलब मिडल लैमेला बनती है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां ये चीजें नहीं बनती उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर। एनसीईआरटी ने बताया है कि एक टर्म यूज करी है सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, इसके लिए उसने वर्ड यूज किया सिंसाइटियम। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है बेटा, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और ये कहां मिलता है मुझे, कोकोनट वाटर जो होता है ना, कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म, वहां होता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको एनसीईआरटी से प्रॉपरली पढ़ेंगे, सीक्वेंस आपके सामने है सारा। ठीक है, मैंने बीच बीच में बहुत क्वेश्चंस बताए हैं, उनको करना है सबको। किस फेज में हिस्टोन बनती है, ठीक है, हमारे पास डीएनए कब रेप्लिकेट होता है, सेंट्रियोल कब डबल होता है, क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, कौन कौन सी फेज है जिसमें क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, मेटाफेज और एनाफेज। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस डिस्कस करेंगे। प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, क्लियर, सही है, और प्रॉपरली आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप रीडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, वही आपका बेस बनाएगी। हम जो आपको क्वेश्चंस बीच में बता रहे हैं उनको साथ के साथ नोट करिए।